शिष्य गुरु संवाद केंद्र, जो बांसवाड़ा के सबसे पिछड़ा कहे जाने वाले शैक्षिक दृष्टिकोण से बांसवाड़ा में पिछले 27 वर्षों से विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद कर रहा है, उस शिष्य गुरु संवाद केंद्र पर आज विचार हो रहा है एक महत्वपूर्ण विषय पर। भारत सरकार ने सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं शिक्षा संस्थानों के माध्यम से। नवंबर में मुख्य सचिवों की एक बैठक होनी है, जिसका केंद्रीय विषय है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। उस केंद्रीय विषय के उप विषय के रूप में उच्च शिक्षा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर शिक्षा संस्थानों में चर्चा कराई जा रही है और समस्त हितधारकों से सुझाव मांगा जा रहा है। एक शिक्षक के रूप में 27 वर्षों से अपने अनुभव के बाद आज शिक्षा की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसकी मूलभूत समस्या को समझना बहुत जरूरी है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब सरकार सुझाव आमंत्रित कर रही है, तो ऐसे समय में अपने सुझाव देकर के आप राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हम यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो हमारी आशा का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य है भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना। नीत्शे का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी जाएंगी, उसकी शाखाएं उतनी ही आकाश चूम लेंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी इतनी समृद्ध है, उसको यदि अगली पीढ़ियों तक हम पहुंचा सके तो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शिक्षक के रूप में मैंने अनुभव किया कि मूल से हमारी शिक्षा कट गई है और मूल से शिक्षा के कटने का परिणाम यह है कि आज शिक्षा संस्थान मानव निर्माण के और चरित्र निर्माण के केंद्र नहीं रह गए हैं। अब ऐसे में मानव निर्माण और चरित्र निर्माण के केंद्र हमारे शिक्षा संस्थान बने, इसके साथ ही कौशल विकास के भी केंद्र बने, जिस पर सरकार का विशेष जोर है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब से लागू किया गया है, उसके बाद शिक्षा के परिदृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और अपने कॉलेज में हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो मैं शिक्षा जगत की वास्तविक स्थिति को रख सकता हूं और हमारे साथ चर्चा में श्री गोविंद गुरु कॉलेज की फिलॉसफी की प्रोफेसर डॉक्टर अंजना रानी जी हैं। उनसे मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि किस बिंदु विशेष पर वे सुझाव को आमंत्रित करना चाहती हैं।
सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे शिक्षा केंद्र मानव चरित्र निर्माण के बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं, तो उस चरित्र निर्माण में आपने कहा कि हमारे शिक्षा केंद्र अब उसका माध्यम नहीं रह गए हैं, तो आप क्या चुनौतियाँ देख पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं रह गए हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैडम, जब मैं अपने 27 वर्षों के अनुभव को देखता हूं, तो शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। श्री गोविंद गुरु कॉलेज में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। उस समय में हमारे राजस्थान के शिक्षा जगत के शीर्ष पर एक शिक्षाविद बैठे हुए थे जो डायरेक्टर होते थे। उस समय में कॉलेज में नियमित क्लासेस चलती थी और उन क्लासेस के बाद कॉलेज में नए नए विषयों पर चर्चा और परिचर्चा भी चलती थी। अध्ययन और अध्यापन के अलावा शिक्षक के पास अन्य कोई गैर शैक्षिक काम में समय ज्यादा व्यतीत नहीं होता था। लेकिन जब से एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हुई, तो शिक्षा जगत में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। उस समय में हमारे कॉलेज में 100 शिक्षक थे और समितियां नाम मात्र को थी, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना। विद्यार्थी भी इतने जिज्ञासु मिले कि वे घर पर रविवार को क्लासेस नियमित करने के बाद अपनी जिज्ञासा लेकर के आ जाते थे। उन लोगों ने शिष्य गुरु संवाद केंद्र शुरू किया और शिष्य गुरु संवाद केंद्र पर विद्यार्थियों के साथ मैंने जो सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, उसके दस्तावेज इतनी फोटोकॉपी करने पर निकले हैं। तो विद्यार्थियों के साथ नियमित चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन विद्यार्थियों के साथ लगातार चर्चा होती थी नए नए विषयों पर, तो एक विद्यार्थी का जीवन फिर से मुझे जीने का अवसर मिला। बाद में शिक्षा जगत में यह परिवर्तन हुआ ज्यों ही एक प्रशासनिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति ने शिक्षा संस्थानों को संचालित करना शुरू किया, आदेशित करना शुरू किया, तो समितियों की संख्या बढ़ती गई, शिक्षकों की संख्या घटती गई और समितियों की संख्या बढ़ने से शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों में बहुत ज्यादा समय देने लगे। शिक्षक की अनुपस्थिति से क्लासेस प्रभावित होने लगी। धीमे धीमे कॉलेज शून्य हो गए। तो जब तक क्लासेस नियमित होती रही, समितियों की संख्या न्यूनतम रही, शिक्षकों की संख्या अधिकतम रही, तब तक शिक्षा जगत कुछ और था। उसके बाद 2013 में मेरा जब ट्रांसफर हो गया, तो वहां से भी विद्यार्थियों के साथ मैंने संपर्क स्थापित किया। तब सोशल मीडिया पर मैंने लिखना शुरू किया विद्यार्थियों के हित के लिए। उनके प्रश्न आते थे, उनका मैं जवाब देता था। इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव मुझे देखा। वह महामारी का समय था और महामारी के समय में नंबर दिए जा रहे थे क्योंकि क्लास होने की स्थिति नहीं थी। हम लोग वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी अच्छी, इतनी विचार पूर्वक बनाई गई नीति, जो पढ़ करके मेरी आशा का सबसे बड़ा केंद्र बनी।
क्योंकि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की बात की गई है और मैं अपने कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का नोडल अधिकारी हूं। तो मुख्य समस्या यह आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली शुरू कर दी गई और सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में हर 6 महीने पर परीक्षा, उसके पहले टेस्ट और टेस्ट भी एक नहीं 2। तो शिक्षक टेस्ट कराने में, मुख्य परीक्षा कराने में, कॉपियां चेक करने में, टेस्ट का नंबर अपलोड करने में लग गए। अब कई विषयों में शिक्षक एक हैं और 11 सेक्शन है उनके पास। उनके लिए यह खाना पूर्ति सारा समय और ऊर्जा उनका ले लेती है। विद्यार्थियों से संपर्क कट गया। अब ऐसे में हमारे सामने में चुनौती आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी विशेष क्वेश्चन हो आप पूछते जाएं, मैं उनका जवाब दूंगा। सर, मैंने भी इस संदर्भ में विद्यार्थियों से बात की है जो सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययनरत हैं। तो उनका ये कहना था कि सेमेस्टर प्रणाली में जो परीक्षा, बार बार जो परीक्षा, ये परीक्षा हमारे ज्ञान को बोधगम्य बनाने में सहायक नहीं हो रही है। बार बार की परीक्षा से हम सतही तौर पर तैयारी करके परीक्षाओं में बैठते हैं, तो जो लर्निंग की कमी, विभिन्न सर्वे भी ऐसे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि लर्निंग में काफ़ी कमी आई है, स्कूली शिक्षा में भी और महाविद्यालयी विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी एक गैप आया है। इस तरह के सर्वे आए हैं, बच्चों का भी ये कहना है। तो आपका क्या सुझाव रहेगा सरकारों को नीति निर्माण में कि वो किस तरह से, जो उनकी मंशा बहुत ऊंची है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, लेकिन क्रियान्विति से जो परिणाम सामने आए हैं वो शिक्षा जगत के लिए अनुकूल नहीं कहे जा सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला मैडम जीजीटीयू द्वारा कराया गया था, जिसमें आयुक्तालय का भी पार्टिसिपेशन था और शिक्षा संस्कृति न्यास दिल्ली उनका भी पार्टिसिपेशन था। उसमें श्री अतुल कोठारी जी से, डॉक्टर अतुल कोठारी जी, जिनकी पुस्तक उच्च शिक्षा पर मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी पुस्तक, डॉक्टर चांद किरण जी के सहयोग के साथ लिखी गई थी। उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर, भारतीय ज्ञान परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक उदाहरण है गुरुकुल का, कि गुरु ने 100 विद्यार्थियों को किसी विषय की शिक्षा दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी लिखित परीक्षा होगी और उसकी व्यवहारिक भी परीक्षा होगी। गुरु ने लिखित परीक्षा ली, सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा लिखा। विषय था सहयोग और समर्पण। व्यवहारिक परीक्षा भी होगी ऐसा गुरु ने कहा था, सब कोई भूल गए। लिखित परीक्षा के बाद उनको नंबर दे दिया गया। नंबर मिलने के साथ वे जाने को उत्सुक हो गए और जो ही वे जाने को उत्सुक हुए, सभी चल दिए गांव की ओर कि प्रमाण पत्र मिल गया, अब क्या चाहिए। तो ये जगह पर उन्हें रास्ते में कांटे पड़े हुए मिले। रास्ते में कांटों को देखकर कुछ विद्यार्थी, चूंकि गांव जाने के लिए वे उत्सुक थे, छलांग लगा करके कांटों को पार कर गए। कुछ विद्यार्थी जो उतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते थे, बगल के रास्तों से निकल गए। लेकिन उसमें से एक विद्यार्थी बैठकर कांटों को बीनने लगा। अन्यों ने कहा कि तुम चलो, कांटे बीनने में समय खराब होगा, अंतिम नाव खुलने को है, कांटे बीनने में समय मत व्यर्थ करो। उस विद्यार्थी ने कहा कि हम लोगों को जो पाठ पढ़ाया गया था सहयोग और समर्पण का, उसको पढ़ने के बाद यदि मैं रास्ते में पड़े हुए कांटे को नहीं हटाऊं
तो हमें सहयोग और समर्पण कहाँ आया। वह कांटों को बीनने लगा और अन्य विद्यार्थी उसको छोड़कर चल दिए। उसी समय गुरु झाड़ियों से निकला और उसने सारे विद्यार्थियों को बुलाया कि परीक्षा में सिर्फ कांटा बीनने वाला यह विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, यह जा सकता है। इसके जीवन में वह सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक रूप में उतरा। तुम सभी 99 विद्यार्थी चलो, तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई। तो श्रीमान अतुल कोठारी जी से मैंने यह सवाल पूछा था कि जिस शिक्षा व्यवस्था में गुरु इतनी कड़ी परीक्षा लेकर के उत्तीर्ण करता था, वह भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने वाले आज हम एक भी विद्यार्थी को फेल नहीं कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी को उत्तीर्ण कर रहे हैं और उसमें व्यवहारिक ज्ञान की तो परीक्षा ही नहीं है। ऐसे में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों को आगे बढ़ाना है। तो वह ज्ञान इतना व्यापक और इतना गूढ़ गंभीर है, उसके लिए हमारी संस्कृति में गुरुकुलीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। गुरुकुल में गुरु और शिष्य का अहर्निश सहयोग संपर्क रहता था। उपनिषद की रचना उस वातावरण में हुई। उपनिषद का अर्थ होता है उप माने नैतिक, नी माने निष्ठापूर्वक, सद माने बैठना। तो उस समय विद्यार्थी सिर्फ गुरु के शब्दों से ही नहीं सीखता था, उससे भी ज्यादा उनके जीवन से सीखता था। एक बहुत प्यारा शेर है, उनसे जब दिल की मुलाकात होती है, ब्रह्म में कायनात होती है। लब को महसूस तक नहीं होता, सिर्फ आंखों ही आंखों में बात होती है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा। आज चुनौती क्या है, आज हम सभी की स्टूडेंट के साथ मुलाकात 1 या 2 पीरियड की होती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू करने के बाद यह 1-2 पीरियड की भी मुलाकात नहीं हो रही है। अभी कॉलेज में नए सत्र के साथ एडमिशन का काम, एग्जामिनेशन का काम, विद्या संबल योजना का काम, स्कूटी वितरण का काम, स्कॉलरशिप वितरण का काम, सारी योजनाएं चल रही हैं। अब समाज कल्याण की कार्यों के लिए समाज कल्याण विभाग था। पढ़ाने वाले प्रोफेसर यदि वहां पर आचार्य लगे हुए हैं तो अगली पीढ़ी तक भारतीय ज्ञान परंपरा के गुण ज्ञान को कैसे पहुंचाया जाए 1 या 2 पीरियड में, यह मैं सुझाव देना चाहूंगा अपने संस्थान की तरफ से कि भारतीय ज्ञान परंपरा के गूढ़ तत्वों को, गंभीर तत्वों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए फिर से गुरुकुल प्रणाली की ओर हम लोग लौटे। सर, एक जो वैश्विक परिदृश्य भी दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी तक हम जैसी भी जो भी शिक्षा नीति रही, पद्धति रही, उसमें आज स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि डिग्रियां तो हैं, विद्यार्थियों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन जैसा आपने कहा उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। यही बात जब कौशल विकास की बात आई कि हमको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए तो उसकी कमी भी देखी गई और उस कमी को ध्यान में रखते हुए अब स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी इन्हीं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी डिग्री, अब इन डिग्रियों की चाहे वो उद्योग जगत हो, स्टार्टअप्स हों, ये देखा जा रहा है। अभी तक तो ये विश्व के दूसरे देशों में ही देखा जा रहा है, लेकिन अब इसने भारत में भी अपने शुरुआत हो गई है कि डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं रह गई है, क्योंकि डिग्रियों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी उस कौशल की कमी देखी जा रही है जो रोजगार के लिए, रोजगार देने के लिए उनके पास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा ये संकट पैदा हो गया है कि इनकी, हमारे जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, इनकी फिर क्या उपयोगिता आप देख रहे हैं?
यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में ब्रिटिश काल में भी जितने आयोग बिठाए गए थे, उनमें यह अनुशंसा की गई थी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ही दिया जाए। सभी के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोलने से एक नई चुनौती आई है। शिक्षाविदों का इस बारे में दो प्रकार का राय है। कुछ शिक्षाविद कहते हैं सबके लिए शिक्षा मतलब शिक्षा किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। लेकिन दूसरी तरफ यदि शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए नहीं खोले जाए तो फिर वह भी अन्याय होगा। अब ऐसे में उच्च शिक्षा बनाया जाता है कि विद्यार्थी एक विषय में पारंगत हो, एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ बने। उस विशेषज्ञता के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए, एक विशेष प्रकार की लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए, एक विशेष प्रकार के अध्ययन की, चिंतन की, सभी प्रकार की सुविधाएं चाहिए। उसमें सरकारों ने जो कौशल विकास के कार्यक्रम कुछ शुरू किया है, सरकारों का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो ऊपर से आदेश कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए। अब उसका नियम के अनुसार कॉलेज के समय के बाद उसको शुरू करना था। 24 विद्यार्थियों को हम लोगों ने बहुत मेहनत कर करके उसमें नामांकित किया और कॉलेज खत्म होने के बाद एक भी विद्यार्थी नहीं रुकता था। अब कॉलेज के 5 प्रोफेसर उस कमेटी में लगे हुए थे, पढ़ाने वाले बाहर से आ रहे हैं। सरकार तो सुविधाएं हर प्रकार की दे रही है, लेकिन इस आदिवासी अंचल में गर्ल्स कॉलेज में कोई भी कन्या इतनी देर तक नहीं रुक सकती। तो मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए एक अलग प्रकार के वातावरण की जरूरत होती है। उस वातावरण को, उस परिस्थिति को और मनोस्थिति को देखते हुए उच्च शिक्षा के लिए उसी प्रकार की सारी सुविधाएं दी जाए। आज जैसे मैं देखता हूं, भारतीय संस्कृति का सबसे पहला विषय दर्शन, उस दर्शन विषय की उपेक्षा कर दी गई है। मैडम, आज आप 27 वर्षों से दर्शन शास्त्र श्री गोविंद गुरु कॉलेज में पढ़ा रही हैं। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी क्लास में कितने आते हैं और दर्शन शास्त्र में किस प्रकार के विद्यार्थी आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो दर्शन शास्त्र सर्वाधिक प्रतिभा की मांग करता है, उस दर्शन शास्त्र को एक सामान्य विषय की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। दर्शन शास्त्र किसी भी विषय के मूल में जाता है। तो उच्च शिक्षा में जब भी हम देखेंगे कि उसको जनरलाइज किया जाएगा, सामान्यकरण होगा, तो उसकी गुणवत्ता का ह्रास होगा। और आज वही उच्च शिक्षा के सामने में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सर, एक प्रश्न और मेरा संदर्भ में कि जैसे सरकारों ने विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और वो उच्च शिक्षा में गति कर पाएं, तो छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण, जिससे उनके लिए सुगमता से महाविद्यालय आना संभव हो सके, और विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको एक आर्थिक संबल देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए स्कॉलरशिप की विभिन्न योजनाएं चलाई। लेकिन मेरा भी इतना लंबा अनुभव कॉलेज शिक्षा में है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो छात्रवृत्तियां या स्कूटी या अन्य तरह के साधन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वो केवल उन साधनों तक ही अपने आप को उन्होंने समेट लिया है
और वो इसी के लिए ज़्यादातर प्रवेश ले रहे हैं कि हमको स्कूटी मिलेगी, हमको स्कॉलरशिप मिलेगी। उस स्कॉलरशिप को के माध्यम से वो जो ज्ञान की जो उनको ऊंचाइयां वो चूम सकते हैं, जो अपने जीवन की बेहतरी के लिए जो अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, उस तरह की उस प्रवृत्ति का नितांत अभाव दिखाई दे रहा है। सर, इसका आप क्या कारण समझते हैं और इस बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ बताएं। स्कॉलरशिप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, मेधावी छात्रवृत्ति मेधावी छात्रों के लिए, लेकिन सरकार किसी क्षेत्र विशेष के सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी यह सुविधा दे रही है। उसका उद्देश्य है मेधा को बढ़ाने के लिए, लेकिन जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण और इन स्कॉलरशिप की सुविधाओं को ही लक्ष्य बना लेने के कारण शिक्षा जगत के समक्ष एक अजीब सी चुनौती आ गई है। हमारा शिक्षालय कार्यालय में तब्दील हो गया है। विद्यार्थी स्कूटी की सूचना मांगने के लिए, स्कॉलरशिप की सूचना मांगने के लिए, उसके फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाते हैं। सरकारों ने अब उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना शुरू किया तो सिर्फ अटेंडेंस अंगूठा लगाने के लिए इंतजार करते हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अब बांसवाड़ा जैसे शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े आदिवासी बहुल इलाके में मैं देख रहा हूं यहां के विद्यार्थी मौलिक पुस्तकें खरीदते नहीं हैं, जबकि प्रत्येक दिन मौलिक पुस्तकों के लिए मैं उनको कहता हूं पासबुक खरीदेंगे, और वह भी लास्ट मिनट पासबुक। तो हमारी भारतीय संस्कृति स्वाध्याय की संस्कृति थी, और यहां पर ट्यूशन की प्रवृत्ति शुरू में मैंने बहुत ज्यादा देखा। विद्यार्थी स्वाध्याय अपने से नहीं पढ़ते, ट्यूशन पर चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति में इतने गूढ़ गंभीर ग्रंथ हैं, तो मौलिक पुस्तकों की संस्कृति किसी भी इलाके के लिए वरदान होती है। यहां पासबुक की विकृति है। इन दोनों विषयों पर बहुत बड़े प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए या स्कूटी जैसे या अन्य सुविधाओं के लिए, सामान के लिए आ रहे हैं, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा गलत कर ली। कामधेनु आपके पास दरवाजे पर उपलब्ध है और आप उससे क्षुद्र चीजों की पूर्ति कर रहे हैं। यह तो बहुत बड़ी समझ की भूल है। तो ऐसे में मेरा अनुरोध ये रहेगा कि सभी जगह एक चुनौती आई है, सरकार अच्छा सोच करके कॉलेज खोल देती है, लेकिन वहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, और जो शिक्षा संस्थान अच्छे प्रकार से चल रहे हैं उनको भी उन कॉलेजों की देखभाल में लगा दिया जाता है। तो जो शिक्षा संस्थान अच्छी प्रकार से चल रहा है वहां का भी अध्यापन प्रभावित हो जाता है। इस संबंध में एक अनुभव का मैं विशेष रूप से जिक्र करूं। कई कॉलेज खोल दिए गए, इसके तहत हम लोग ड्रैक चलाते हैं। ड्रैक का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंस कमिटी। यहां से शिक्षकों को भेजा जाता है सप्ताह में कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर। जो शिक्षा की जगत में और प्रशासन की जगत में, अन्न दान में और विद्या दान में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्लासेस जमाने पर जमते जमते जमती हैं। ऋषि का बहुत प्यारा श्लोक है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैर् पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। विद्या के क्षेत्र में प्रगति धीमे धीमे होती है, नियमित क्लासेस चलनी चाहिए। अब दोनों जगह के क्लासेस प्रभावित हो गए। आप एक सप्ताह इस जगह और एक सप्ताह दूसरी जगह शिक्षकों को भेज रहे हैं, तो दोनों शिक्षा संस्थान प्रभावित हो गए और विद्यार्थी की किसी भी सब्जेक्ट में गति नहीं हुई। दूसरी बात, आप इस प्रकार से अन्न दान तो कर सकते हैं, विद्या दान नहीं।
दूसरी जगह जाकर के आप सामान बांट करके आ सकते हैं। अतः हमारी संस्कृति में कितना स्पष्ट उदाहरण दिया गया है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम महतरम अनेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम तो विद्या। अन्नदान महादान है, लेकिन अन्नदान की तरह विद्या दान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि विद्या दान पूरे जीवन को तृप्त करने वाला है। विकसित भारत के लिए मानव पूंजी यह केंद्रीय विषय क्यों रखा गया? क्योंकि किसी भी देश की नई पीढ़ी का मन कैसा है वह निर्धारित करेगा कि वह देश किस हो जाएगा। भारत युवाओं का देश है और इस युवाओं के देश के लिए मन का निर्माण सर्वप्रमुख होना चाहिए। तो मन के निर्माण के लिए गुरु के साथ शिष्य का अत्यंत निकट का और सतत संपर्क चाहिए। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। आज शिक्षार्थियों के सामने ही नहीं, समाज और राष्ट्र के सामने भी सबसे बड़ी समस्या क्या उभर करके आई है? भ्रष्टाचार की, दुराचार की, व्यभिचार की। तो यह समझना पड़ेगा कि जन्म के साथ हमें भावनाएं आती हैं, सभी प्रकार की भावनाएं अंदर में हैं। अब उन भावनाओं के उदात्तीकरण के लिए शिक्षा है और गुरु के संपर्क में जाने से हमारा काम ब्रह्मचर्य बन जाता है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में गुरु जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी उसका सानिध्य मिलता है, तब क्रोध करुणा बन जाता है, लोभ दान बन जाता है, मोह त्याग बन जाता है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि मैं फिर से अनुरोध करूं, शिक्षा संस्थान को चलाने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण चाहिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी पुस्तक में डॉक्टर रतुल कोठारी जी ने लिखा है कि हमारी शिक्षा कितनी गहराई से देखती थी, पंचकोश के निर्माण वाली शिक्षा। आज उस शिक्षा पंचकोश का निर्माण कैसे होगा? एक पीरियड का संबंध और उसमें भी विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। तो मेरी नजर में आज शिक्षा जगत के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती है और हम सभी यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्श भारतीय ज्ञान परंपरा को अगले पीढ़ी तक पहुंचा सके तो भारत निश्चित रूपेण विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। एक और प्रश्न मैडम ले लिया जाए। सर, मेरी समझ में जो हम परीक्षा पद्धति पर बात कर रहे थे और जैसा कि विद्यार्थियों के संपर्क से मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो परीक्षा प्रणाली है जिसमें आपने कहा कि उसका पासबुक की कल्चर का कारण भी क्या है, क्योंकि हमको रट के परीक्षा देनी है। जैसा आपने कहा व्यवहार की तो हमारे कोई परीक्षा की व्यवस्था है ही नहीं, और इतनी बड़ी तादाद में जब उच्च शिक्षा में लाखों की संख्या में हमारे पास विद्यार्थी होते हैं तो थोड़ा कठिन भी है उनके व्यवहार की परीक्षा करना। तो आज के समय में व्यवहार की परीक्षा करना तो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, लेकिन ये बच्चे जो साधन उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं स्कॉलरशिप के, और आपको मैं बताऊं कि मैं भी गोविंद गुरु कॉलेज में तो मुझे जिले का नोडल बना दिया गया है स्कॉलरशिप का। और प्राइवेट कॉलेजेस भी, अब तो ये है कि केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस 150 कॉलेजेस की स्कॉलरशिप के फॉर्म मुझे देखने पड़ रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस अपना कोई दायित्व उनको फॉर्म चेक करने होते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था सरकार ने ही करी है कि वो अगर 15 दिन तक उनको जांच नहीं की जाए तो वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे कॉलेज के फॉरवर्ड होके आ जाते हैं और उनका दायित्व फिर हमारे ऊपर आ जाता है। बच्चों को ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए कहा जाता है, उनके कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं तो वो भी, और सरकारी आदेश इस तरह के आते हैं
कि उनको घर घर जाकर एक एक बच्चे से संपर्क करके, मतलब टीचर संपर्क करें और उनको स्कॉलरशिप दें। तो स्कॉलरशिप जो उनके लिए और उनकी विद्यार्थियों की कोई, मैंने कहीं मेरी समझ ये कहती है कि हमने विद्यालय, चाहे महाविद्यालयों को विद्यालय नहीं छोड़ा है, हमने उनको शिक्षालय में होता है देना, वहाँ पर जो शिक्षक है वो महत्वपूर्ण होता है, वो दे। लेकिन जो विद्या है, विद्या में वो विद्यार्थी ओरिएंटेड होती है, वो जो लेना चाहता है। तो पहली बात तो विद्यालयों को शिक्षालय बना दिया गया है। देंगे तो तब कुछ जब कोई उपलब्ध होगा लेने के लिए। उपलब्ध ही नहीं है बच्चा, उसको केवल स्कॉलरशिप चाहिए। वो ज्ञान लेने के लिए आप देने के लिए इच्छुक हैं, आप देने के लिए समर्पित हैं, लेकिन वो वहां उपलब्ध ही नहीं है। विद्यार्थी को कब जवाबदार बनाया जाएगा कि उनको इतनी स्कॉलरशिप दी जा रही है, उनको हर तरह की सहायता। अगर कोई बच्चा आज पढ़ना चाहे तो उसको हर तरह की सहायता उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ना चाह रहा। उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। सारी की सारी जवाबदारी एक तरफा हो रही है। और जब भी कोई बात कही जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शिक्षक नहीं देना चाह रहा, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप ये कीजिए, नहीं आ रहे हैं बच्चे तो उसके लिए भी आपको पढ़ाना, यहां तक बात होती है कि आपको पढ़ाना ही नहीं आता होगा। तो ये एक शिक्षा के कई पक्ष होते हैं, उसमें समाज भी एक पक्ष होता है, उसमें शिक्षार्थी भी है, शिक्षक भी है, समाज है भी है, बच्चे के पेरेंट्स भी हैं, और सारे उनको हटा के सारा का सारा दारोमदार, सारी की सारी जवाबदारी जब शिक्षक पर आ जाती है और परिस्थितियां इस तरह की हैं, आप भी देख रहे हैं, तो इसमें विद्यार्थी को और उसके माता पिता को क्यों नहीं कोई जवाबदारी दी जा रही है? मैडम, आपका प्रश्न जो है, इसके विश्लेषण से सरकार के पास एक अच्छा सुझाव जा सकता है। श्री मुकुल कानिटकर जी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है, उनका मैं वीडियो सुन रहा था। और बड़े शिक्षाविद जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थान को स्वायत्त बनाए बिना, शिक्षा संस्थान स्वायत्त होने चाहिए। पहली बात, शिक्षा संस्थान अध्ययन केंद्रित होना चाहिए, और शिक्षा संस्थान आनंद केंद्रित होनी चाहिए। श्री मुकुल कानिटकर जी का। अब आपने जो समस्या रखा, वह समस्या हम सभी, जितनी भी नई नियुक्तियां हो रही हैं, बहुत बड़े सपने लेकर पढ़ाने के शिक्षक आ रहे हैं, वे 25-30 वर्षों के अध्ययन के बाद, सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने के बाद कॉलेज में आते हैं, और यहां पर वे सभी बोल रहे हैं कि हमारा यहां उपयोग क्या है? जो मुझसे काम लिया जा रहा है प्राचार्यों के द्वारा या सरकारों के द्वारा, वो तो कोई 10वीं पास विद्यार्थी भी कर देगा, सूचनाएं एकत्रित करना। अब उनमें बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। तो अब होता क्या है, इसके मूल में जाना होगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि शिक्षा जगत को चलाने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण लाना जरूरी है। और जिन विद्यार्थियों की पहले, अभी सारे विद्यार्थियों को बिना कुछ ज्ञान बढ़ाए हुए मैक्सिमम नंबर दिए जा रहे हैं, उनके पास डिग्री आ जा रही है, कोई योग्यता नहीं आ रही है। यही मैंने आपको कहा कि डिग्री, इसीलिए अब जो रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं वो अब डिग्री को नहीं देख रही हैं सर। ऐसा अब भारत में भी होने लगा है। वो डिग्री को नहीं देख रही हैं, वो आपकी स्किल देख रही हैं। यदि आपने स्किल डेवलप कर ली है तो भले ही आपके पास कोई, विदेशों में तो ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अब भारत में भी ये हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो अपनी प्रासंगिकता खो देंगे, हमारे उच्च अध्ययन के जो संस्थान हैं अपनी प्रासंगिकता खो देंगे, और बहुत समय नहीं लगेगा इस।
उच्च शिक्षा मुख्य रूप से, मैडम जैसे आपका फिलोसफी सब्जेक्ट है, अब उच्च शिक्षा का मुख्य रूप से लक्ष्य था मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा। हमारे गुरुकुलों में विद्या और अविद्या का स्पष्ट रूप से जिक्र है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या के अंतर्गत सारे स्किल्स को रखे गए हैं। कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, उसका ज्ञान अविद्या के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने कहा है। फिर विद्या क्या है? विद्या है जिससे अमृत की प्राप्ति हो जाए। चिकित्सक आज सभी की आयु बढ़ा दिया, लेकिन आयु बढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ता गया है। उसका जीवन में कहीं आनंद की प्राप्ति ही नहीं है। वह विद्या के द्वारा दी गई। भारतीय ज्ञान परंपरा में उस ध्यान की विद्या को सिखाया जाता था, जीवन निर्माण की विद्या को सिखाया जाता था। आज हमारे लिए वो सुख सुविधा कहां है? कभी हमारी संस्कृति में ऐसे शिष्य और गुरुओं के परस्पर सन्निकटता से तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, उच्च शिक्षा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कभी हमारी ज्ञान इस अवस्था में था कि उस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए पूरे विश्व की प्रतिभाएं आकर्षित होकर के खींची चली आती थी और यहां से जाकर करके पूरे विश्व में इस संस्थान की कीर्ति को प्रसारित कर देती थी। यहां से जो भी विद्यार्थी निकलते थे वे अपने संस्थान के लिए इतने गौरव गरिमा बढ़ाने वाले होते थे। आज हमारे शिक्षा संस्थानों की क्या हालत हो गई है? इसका मूल कारण मैं समझता हूं कि शिक्षा हमारे प्राथमिकता में नहीं है। हम जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च कर रहे हैं? यह बात थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से 6%, लेकिन 6% खर्च नहीं हो रहा है। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुझे विशेष रूप से उसके कुछ प्रावधान बहुत अच्छे लगे। उसमें से स्पष्ट रूप से कहा गया है शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये तो देखा जा रहा है कि ज्यादा लगाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अब व्यवहार क्या हो रहा में है? नीति एक चीज है सर मेरी, और उसकी व्यवहारिक जो क्रियान्विति है। लेकिन जब हम व्यवहारिक क्रियान्विति देख रहे हैं और उसमें जो परिणाम हमारे बिल्कुल आंखों से सामने दिखाई दे रहे हैं, उसको भी जब अनदेखा किया जा रहा है तो फिर कैसे उम्मीद अब तो धूमिल होने लगी है। मैडम, आप ही को रिपोर्ट बनानी है, सरकार ने सुझाव मांगा है। इन सब वास्तविकताओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, तभी तो कोई समाधान निकलेगा। हम लोगों का कर्तव्य है, हम सभी सरकारी सेवा में हैं। सरकारी सेवा में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। तो यह एक सरकार ने अवसर दिया है जिसमें इन सारी समस्याओं को सरकार तक हम पहुंचा सकें, ताकि हमारे नीति निर्माता इसका समाधान कुछ ढूंढ सके। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।